नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पिवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, आपका और अपने परिवार का बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रख रहे होंगे और अपने परिवार लर्न एंड शेयर के साथ जी जान लगाकर अपने उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, नए विश्वास, नई जोश, नए उत्साह के साथ फिर से आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। मेरा विश्वास, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है और यह उद्देश्य है कि आपके शरीर की एक एक खून की बूंद में सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विज्ञान के लिए प्यार भर दूं। हर नस नस में अगर कुछ दौड़े तो सामाजिक विज्ञान के लिए प्यार दौड़े। आपके मन से जो सामाजिक विज्ञान का डर है उसको निकालना चाहता हूं, उस भूत को भगाना चाहता हूं और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना होगा, आपको अपनी किताबों पर, आपको अपनी कॉपी के हर पन्ने पर लिखना होगा कि हो जाओ तैयार, अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। मेरे साथियों, हो जाओ तैयार, अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं, आज बहुत बहुत बेहतरीन चीज करने जा रहे हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने अगर वो 5 वीडियो नहीं देखे तो पहली बात तो बहुत बड़ी गलती करी, वो देख लेना। और उन वीडियो को देखने के बाद आज अगर आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन करना है ना तो ये वीडियो देख लेना। सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया, सबका रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल धमाकेदार वीडियो है, बिल्कुल मस्त जबरदस्त वीडियो है। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और आज के वीडियो में जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है हमारा हल्ला बोल प्रश्न। ये हल्ला किस पे बोलेंगे? ये सामाजिक विज्ञान के डर पर बोलेंगे। उस डर को दबाना है, उसे डराना है और उसे भगा देना है। तो ये हमारा लेक्चर 6 है, अध्याय 2 संघवाद। सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है संघवाद क्या है, कि संघवाद होता क्या है, इसको समझना है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। अब होता क्या है, जो केंद्रीय प्राधिकार कौन है? आपकी केंद्र सरकार। कौन है? केंद्र सरकार। तो जो सेंट्रल ऑथोरिटी होती है, प्राधिकार का मतलब क्या? ऑथोरिटी है। जो केंद्र प्राधिकार है, जो केंद्र सरकार है, वो और उसके विभिन्न आनुषंगिक, ठीक है, इकाई। तो देश की विभिन्न आनुषंगिक इकाई कौन सी यूनिट्स मिलकर देश बना रही है? वो है राज्य, वो राज्य। तो देश की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में क्या हो रहा है? पावर बंट जाती है, सत्ता को क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है। अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो उसे हम संघवाद कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा अगर आपको मुश्किल लगी हो तो अब आगे देख लेते हैं। संघीय व्यवस्था शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। क्या हो? शक्तियों का विभाजन हो। ठीक है, सारी शक्तियां किसी एक सरकार के पास, एक इंसान के पास ना हो, उन शक्तियों का क्या हो? विभाजन हो, जो कि केंद्र और राज्यों को अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम बनाती है। तो इस शक्तियों का विभाजन हमने किसको करा है? केंद्र को अपनी शक्तियां, राज्यों को अपनी शक्तियां दी है। दोनों अपने अपने एरिया में स्वतंत्र काम करेंगे। जिन चीजों पे केंद्र सरकार काम करेगी, राज्य सरकारें नहीं बोलेगी, और जिन चीजों पे, जिन बातों पे कानून राज्य सरकार बनाएगी, उस पे केंद्र सरकार कुछ नहीं बोले। दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं। उसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। ये देखिए, इस चित्र में क्या दिखाया गया है? ये चित्र जो तराजू दिखाया जा रहा है, ये तराजू दिखा रहा है कि केंद्र और राज्य दोनों क्या है? बराबर है। संघीय देश में, संघीय व्यवस्था वाले देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बराबर होती है। यही बात ये चित्र, ये तराजू दिखाना चाहता है। तो संघवाद से आप क्या समझे? कि जहां केंद्र और राज्य सरकार के पास बराबर की शक्तियां हो। दूसरा सवाल, संघीय व्यवस्था में किन किन स्तरों पर शक्तियों का विभाजन होता है? तो संघीय व्यवस्था में किन किन स्तरों पर बांटते हैं? केंद्र सरकार, राज्य या प्रांतीय सरकार, दो है। केंद्र सरकार एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। ऐसे विषय इनके अंडर में है जिन पे क्या हो? सारा का सारा काम केंद्र सरकार करे। जो देश के लिए मुद्दे इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, अगर कोई हम पे अटैक कर रहा है तो ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, देश के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी राज्य को नहीं पूरे देश को बचाना है, तो वो मुद्दा किसको दे दिया? केंद्र सरकार को दे दिया। राज्य शासन के दैनिक कामकाज देखती है। अब ऐसे मुद्दे हैं जो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारों के लिए, एक राज्य के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो मुद्दे हमने राज्य सरकारों को दे दी। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं। मतलब क्या है? केंद्र सरकार के बीच में राज्य सरकारें नहीं बोलेंगी और राज्य सरकारों के बीच में केंद्र सरकार नहीं बोलेंगी। ये सब क्या है? अपना काम अलग अलग होकर करती है। सवाल नंबर 3, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है? ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है? एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक स्तर होता है, एक ही स्तर होता है, इसलिए क्या बोला? एकात्मक। एक ही स्तर पे क्या है? शासन हो रहा है, एक स्तर पे शासन होता है, बाकी क्या है? उसके अधीन होकर काम करती है। इकाइयां होंगी, ठीक है, हो सकता है राज्यों में सरकारें हो, राज्यों में प्रशासन हो, पर वो क्या है? किसके अधीन है? किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अधीन है। एक ही स्तर है, सबसे बड़ा जो स्तर है वो एक ही केंद्र सरकार, और उसी के अधीन होकर क्या है? सारी आनुषंगिक इकाइयां हैं जो राज्य सरकारें वो काम करती है। और यहाँ पे क्या है? राज्य सरकारों को जबरदस्ती केंद्र सरकार की बात माननी पड़ती है, वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से मना नहीं कर सकती है। तो जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक स्तर मुख्य होता है, एक स्तर इंपॉर्टेंट होता है, एक ही सरकार होती है, उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? जो जितने भी आपको ब्लू वाले
दिख रहा है, ये सारे क्या है, एकात्मक देश है। और जहां पे आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो क्या है, संघीय शासन व्यवस्था वाले देश है। क्वेश्चन नंबर 4, एक तंत्रीय एवं संघीय व्यवस्था की सरकार में प्रमुख अंतर का उल्लेख करो। तो हमने जो एकात्मक शासन व्यवस्था पढ़ी वो और संघीय शासन व्यवस्था संघवाद पढ़ी वो, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है वो हम लोगों को जानना है। संघीय शासन व्यवस्था 2 या 2 से अधिक स्तर, यहां पे क्या है 2 स्तर तो मिनिमम होंगे ही होंगे। आपको केंद्र सरकार राज्य सरकार वहां मिलेगी जहां पे संघवाद है, जहां पे संघीय शासन व्यवस्था है। यहां पे सिर्फ केंद्र स्तर, एकात्मक में क्या है सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार होगी, और अगर राज्य सरकारें हैं तो वो केंद्र सरकार के अधीन होकर, ठीक है, उनके साथ काम करेगी और हर बात राज्य सरकार को केंद्र की माननी ही माननी पड़ेगी। केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। यहां पे केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई आदेश नहीं देगी ये करो ये मत करो, और राज्य सरकार भी केंद्र सरकार को कोई आदेश नहीं दे सकती ये करो ये मत करो। दोनों किसी को कोई आदेश नहीं दे सकती, क्यों? क्योंकि दोनों अपना अपना काम मजे से कर रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। यहां पे तो सब कुछ क्या है, सारा का सारा जो बाहुबली वाला रोल है वो एक ही सरकार के हाथ में, तो वो राज्यों की सरकारों को आदेश देगी और वो आदेश राज्यों की सरकारों को मानना पड़ेगा। ये उनके लिए क्या है, ड्यूटी है कि हम केंद्र की बात माने, ठीक है। पर राज्य सरकारें केंद्र सरकार को कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि यहाँ पे जो सुपीरियर है वो केंद्र सरकार होती है। शक्तियों का विभाजन है, बिल्कुल दिख रहा है, केंद्र सरकार के पास अपनी शक्ति है, राज्य सरकार के पास अपनी शक्ति है। शक्तियों अविभाजित होती, यहाँ पे किसी को शक्ति दी नहीं, सारी की सारी शक्तियां क्या है, एक नहीं रख ली, केंद्र स्तर नहीं, सारी की सारी शक्तियां रख ली। यहाँ पे दोहरी नागरिकता है। अगर आप संघीय शासन व्यवस्था वाले देश में रहते तो आपको 2 नागरिकता, 2 सिटीजनशिप्स लेनी पड़ती है। पहली जो नागरिकता होती है वो देश की लेनी पड़ती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं अमेरिका का, पहली नागरिकता है जो फर्स्ट नागरिकता है वो आपको क्या है, अमेरिका की लेनी पड़ती है कि भाई मैं अमेरिका का सिटीजन हूं। दूसरी मान लो वहां आप, वहां का जो स्टेट है, वहां का राज्य है, टेक्सास है, आप वहां रह रहे तो आपको टेक्सास की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। एक तो क्या हुआ, नागरिकता आपको कहां की मिली, राज्य की मिली, और एक नागरिकता आपको कहां की मिली, देश की मिली। तो ये क्या हो गया, 2 नागरिकता हो गई ना, तो दोहरी नागरिकता है ये इधर क्या होता है, एक हरी नागरिकता, एक ही नागरिकता मिलती है, ठीक है भाई। और नागरिकता किसकी मिलेगी, देश की मिलेगी। मैं भारत का नागरिक हूं, ठीक है, तो वो देश की नागरिकता मिलती है, राज्यों की नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है। अब भारत में कौन सी है सर, ये तो बताओ, क्योंकि हमें तो हमारे भारत के बारे में पढ़ना है, दूसरों से जान के हमें क्या मतलब। भारतीय संविधान में दोनों शासन व्यवस्थाओं में एकात्मक शासन और संघीय दोनों का सम्मिश्रण है। पहले भी कह चुका हूं, बार बार कहूंगा, जब तक आपको राजनीति विज्ञान पढ़ाऊंगा यही कहूंगा कि हर राजनीति के सवाल का अगर जवाब कोई दे सकता है तो वो भारत का संविधान दे सकता है। तो भारत के संविधान ने क्या कहा है कि भारत के संविधान में दोनों के गुण हैं, जो दोनों की अच्छा है। एकात्मक शासन व्यवस्था की जो अच्छा है वो भी हमने ली है और बुराइयां छोड़ दी। संघीय शासन व्यवस्था की जो अच्छा है वो हमने ली है और उनकी बुराई उनके पास छोड़ दी। दोनों का सम्मिश्रण, मिक्सचर है हमारे पास। पहले देखो संघीय शासन व्यवस्था वाले हमारे पास क्या क्या गुण है। पहला, शक्तियों का विभाजन। संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होता है, हमने भी कर रखा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अपनी अपनी शक्तियां दे रखी है और अपने अपने स्तर पर वो आराम से मजे से काम करती। संविधान को सर्वोच्च है, संविधान सुप्रीम है। मैं पहले भी कह चुका हूं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया अगर 4 स्तंभ है अगर लोकतांत्रिक देश के, तो वहां का संविधान मतलब हमारे भारत देश का संविधान क्या है, उसकी छत है। और सबसे ऊपर अगर कुछ है तो संविधान होता है। तो हमारे देश में संविधान सुप्रीम है या नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री भी संविधान की मानते हैं, राष्ट्रपति भी संविधान की मानते हैं, और इस देश में एक मजदूर रहता है वो भी संविधान की मानता है। सब क्या है, सब संविधान की बात मानते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका है, जो है कि न्यायपालिका, जितने भी देश में कोर्ट है, जितनी भी अदालतें हैं, वो क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। उनको ना प्रधानमंत्री की सुनने की जरूरत है, ना राष्ट्रपति की सुनने की जरूरत है, ना किसी मंत्री ना मंत्री के बेटे की, किसी की सुनने की जरूरत नहीं। वो अपने हिसाब से डिसीजन देंगे और वही डिसीजन देंगे जो सही होगा, जिसको संविधान सही बताता है, जिसको हमारी कानून व्यवस्था सही बताती है, वही डिसीजन देंगे। वो किसी के परिश्रम में नहीं। ये वो गुण है जो संघीय शासन व्यवस्था से लिए। अब आ जाओ एकात्मक शासन व्यवस्था से। मैं क्या बोली, एक हरी नागरिकता, हमें एक ही नागरिकता मिलती। आप उत्तराखंड में रहते हो, आपको उत्तराखंड की नागरिकता नहीं, आपको भारत की नागरिकता। आप केरल में रहते हो, आपको केरल की नागरिकता नहीं, आपको भारत की नागरिकता। और हमें क्या है, हम भारत के नागरिक हैं, सिर्फ और सिर्फ हम भारत के नागरिक हैं, हम किसी राज्य के नहीं। केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। यहां पर क्या होता है, संविधान अलग अलग होता है। केंद्र सरकार का, पूरे देश का संविधान अलग होता है और हर राज्यों का संविधान अलग होता है। पर हमारे देश में क्या है, एक ही संविधान है। केंद्र का भी भाई, केंद्र सरकार भी वही भारत के संविधान की बात मानती है, ठीक है। राजस्थान की सरकार भी वही भारत के संविधान की बात मानती है। तमिलनाडु की सरकार भी वही भारत के संविधान की मानती है। तो जो है संविधान दोनों के लिए एक है। शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में है, मतलब शक्तियां क्या करी हम लोगों ने। देखो क्या होता है कि ये है ना, ये तराजू है,
ठीक है, दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर। पर हम लोगों ने क्या करा, थोड़ा सा तराजू को ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये केंद्र की तरफ झुका दिया, केंद्र को क्या है, भारी कर दिया कि हमें केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा है। पर क्यों है, उसका भी जवाब हम लोग जान चुके थे कि के मुंशी साहब ने कहा था कि हमारे अच्छे दिन वो थे जब केंद्र मजबूत हुआ और बुरे दिन वो थे जब क्या है राज्य सरकारें मजबूत थी। इसलिए हम लोगों ने केंद्र को मजबूत बनाया है, केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी है। अब अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भारत कौन सा देश है, तो सीना ठोक कर कहिएगा कि भारत में कौन सी व्यवस्था चलती है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था चलती है। भारत एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है, ठीक है। तो भारत कौन सा देश है, संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि हमने वीडियो में पढ़ चुके थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इसकी जो मुख्य आधार है किस चीज का, संघवाद का, वो ये कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन हो, जो कि हम लोगों ने संविधान में दिया है। इसलिए भारत क्या है, एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। तो लगा दो मोहर और आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, अधिकार क्षेत्र से आपका क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं आप अधिकार क्षेत्र से? आपका भी कुछ अधिकार होता है, वो देखो। अधिकार क्षेत्र मतलब जिस जगह पे पूरा पूरा क्या हो, किसी का अधिकार हो, कोई दूसरा उस जगह को ना हड़प सके, वो काम ना कर सके, ठीक है। और क्षेत्र एक लिमिटेड जगह पे तक आपका अधिकार है। ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। वैधानिक का मतलब बार बार में लिख लो, किताबों में समझ जाओ कि कानून, वैधानिक का मतलब कानून, कानूनी अधिकार है किसी का, कानूनी अधिकार। उस दायरे के अंदर, उस सीमित सीमा के अंदर, लिमिटेड बाउंड्रीज के अंदर उसका क्या है, कानूनी अधिकार होता है। ये दायरा भौगोलिक सीमा, भौगोलिक मतलब फिजिकल बाउंड्री, ठीक है। फिजिकल बाउंड्री मतलब जैसे कोई घर की एक सीमा होती है, देश की सीमा होती है, राज्य की सीमा होती है, के अंतर्गत परिभाषित होता है, अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषय को भी रखा गया है। अब देखो क्या है कि जैसे मैं उदाहरण देता हूं, उत्तराखंड है। उत्तराखंड में क्या है कि उत्तराखंड की जो अब सीमा है, उस तक जो जितने भी अधिकार क्षेत्र है वो किसके पास है, वहां की राज्य सरकार के पास। अब वो किन विषयों पर काम करेगी, वो विषय भी बताए गए हैं। तो इसलिए क्या है, भौगोलिक सीमा के साथ साथ कुछ विषयों को भी हमने उसमें रखा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, संघात्मक व्यवस्था की विशेषताओं पर प्रकाश डाले। अब ये संघात्मक व्यवस्था हम क्या होती है, इसकी क्या क्या विशेषता है, भारत ने अपनाया है तो क्या क्या विशेषता है, जल्दी से बता दो सर। आज जल्दी से ही बता देंगे। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन के लिए उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। देखो अब क्या होता है कि संघवाद का जो मुख्य गुण है वो तो ये है कि वहां 2 या 2 से अधिक सरकारें होंगी। उसके बाद की बात समझते हैं आज कि भाई क्या होता है कि जो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो एक ही नागरिक समूह को टारगेट करती है। जैसे मैंने आपको पिछले जब चैप्टर पढ़ाया था तब आपको बताया था कि बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग जो बिहार में कानून बनेगा ना, जो बिहार की सरकार बनाएगी वो बात भी मानेंगे, और वो कानून भी मानेंगे जो देश की सरकार बनाएगी, वो कानून भी मानेंगे। मतलब देश की सरकार भी बिहार के लोगों को टारगेट कर रही है, बिहार की सरकार भी बिहार के लोगों को टारगेट कर रही है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सरकार भी हिमाचल प्रदेश के लोगों को टारगेट कर रही है, देश की सरकार भी हिमाचल प्रदेश के लोगों को टारगेट। मतलब 2 सरकारें हैं, पर टारगेट है, जो टारगेट है वो क्या है, वो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ नागरिक समूह है, वो एक है। मतलब देश के लोगों का विकास करना ही क्या है, प्रथम और अंतिम लक्ष्य है। पर कानून बनाने तो कानून अपने अपने बनाएंगे, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में। कर वसूलने, पैसा वसूलने, पैसा लेने में, ठीक है। बाप ना बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया सबसे बड़ा, रुपया तो अपना अपना लेगी। केंद्र सरकार अपना लेगी क्योंकि उनको देश का भला करना है, राज्य सरकार अपना लेगी क्योंकि उनको राज्यों का भला करना है। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। मतलब संविधान की कोई मौलिक बात है, कोई बेसिक बात है, जैसे कि शक्तियों के विभाजन में अगर बदलाव करना हो तो वो भी क्या है, मौलिक बात है, संविधान की बेसिक है। उसको अकेले केंद्र सरकार नहीं बदल सकती, भारत की संसद नहीं बदल सकती, उसको अकेले राज्य सरकारें नहीं बदल सकती है, राज्य की विधायिका नहीं बदल सकती, उसको दोनों को मिलकर बदलना है, उसको दोनों को, क्योंकि रोल दोनों का है भाई। रोल क्या है, दोनों का है। आज मैं आपसे पूछता हूं, देखो जैसे मान लो कि हम लोग 4 भाई हैं, हम 4 भाई हैं, और अगर जमीन का बंटवारा हो रहा है तो चारों से पूछोगे या नहीं पूछोगे, बराबर पूछोगे ना कि हाँ भाई कितना कितना किसको दिया जाए। तो वो जो बंटवारा होता है तो वो जब उसमें बदलाव किया जाए तो वो तो पूछना तो पड़ेगा, क्योंकि केंद्र की भी शक्तियां इसमें है, राज्य की शक्तियां भी इसमें है, तो दोनों से पूछ के ही काम करना पड़ेगा। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व क्या है, पैसा, टैक्स जो कर से मिल रहा है आपको, कि अलग अलग स्रोत निर्धारित है। बताया हुआ है, साफ साफ बताया, इतना पैसा यहां से आएगा, वो किसको, राज्य सरकारों को देखना है, यहां से जो पैसा है वो केंद्र सरकारों को देना, बराबर बात कर रखी है। और कितना पैसा और किसके पास जाना चाहिए तो मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारे देश में हर 5 साल में वित्त आयोग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, वित्त आयोग बनाया जाता है, और यह निर्धारित करके बताता है कि टैक्स का, कर का इतना प्रतिशत राज्य सरकारों को जाए और इतना प्रतिशत केंद्र सरकार के पास।
अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है। अब क्या है, संविधान में कोई बात समझ में नहीं आ रही तो अदालत के पास जाओ। कौन सी अदालत? सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, ठीक है, और कभी कभार हाई कोर्ट, पर सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट है, उसी के पास चले जाओ, ठीक है। तो बताने का अधिकार किसके पास है? अदालतों के पास। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारियों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। अब मान लो क्या हो गया कि दो केंद्र सरकार राज्य सरकारें लड़ने लगी या दो राज्य सरकारें लड़ने लगी, तो किसकी सुनेंगे हम लोग? हम सुनेंगे सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे, ठीक है। तो ये क्या था कि संघवाद की संघीय विशेषताएं थी कि ये इंपॉर्टेंट फीचर है। अब आ जाओ संघीय शासन व्यवस्था के उद्देश्य। भाई ये बनाया क्यों गया? हाँ, संघीय शासन व्यवस्था की जरूरत क्या है, क्या उद्देश्य है? जैसे हमारा उद्देश्य है क्रांति लाने का, वो उद्देश्य इनका उद्देश्य क्या है वो हमें जानते हैं। देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। देश में सब लोग एक रहने चाहिए। अगर राज्य सरकार जो काम करती है ना, वो राज्य के लोगों के हिसाब से करती है, वहां की अलग संस्कृति होती है उसके हिसाब से काम करती है, वहां की अलग भाषा बोलने वाले लोगों के हिसाब से काम करती है, तो वो भी खुश है, ठीक है। राज्य सरकार उनके हिसाब से काम करे, वो भी खुश है, और देश की सरकार तो पूरे देश के लिए काम कर रही है तो और भी खुश है। ये तो वो वाली बात हो गई, दोनों हाथों में लड्डू, तो दोनों हाथों में लड्डू है तो सब खुश 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 मस्ती से। तो इससे क्या होगा? देश की एकता बढ़ेगी और एकता और मजबूत होती ही जाएगी। साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना है या नहीं करना। मैंने पहले भी कहा है कि आज मोदी जी कोई भाषण देते हैं तो वो ये नहीं कहते कि तमिल की भाषा अच्छी नहीं है, ठीक है, या गुजराती अच्छी नहीं है, मराठी अच्छी है, हिंदी बुरी है, अंग्रेजी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं कहते। वो हमेशा यही कहते हैं कि सारी भाषाएं अच्छी हैं, सभी धर्म के लोग अच्छे हैं, सभी जाति के लोग अच्छे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? विविधताओं का सम्मान कर रहे हैं। विविधता का मतलब वेराइटीज होना, आपके पास वेराइटीज होना, उनका सम्मान कर रहे हैं। अब आदर्श संघीय व्यवस्था के उद्देश्य तो बहुत बड़ा है, पर हमें तो आदर्श बनाना है। और आदर्श कब बनता है? जब कोई चीज सफल होती है, और जब कोई चीज सफल होती है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आदर्श संघीय व्यवस्था के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपसी भरोसा। आपसी भरोसा किसमें होना चाहिए? यह भरोसा केंद्र सरकार का राज्य सरकार के प्रति और राज्य सरकार का केंद्र सरकार के प्रति। साथ रहने पर सहमति। भाई हम लोग साथ साथ हैं, तुम मुझे छोड़ के मत जाना, नहीं तो बहुत दुख होगा, ये दिल टूट जाएगा, ये दिल को टूटने मत देना। तो इसलिए कह रहा है कि साथ रहने की सहमति, साथ रहना चाहिए। ये भारत का नक्शा है, हमारे प्यारे भारत का नक्शा जो विविधतापूर्ण भारत दिखाता है। यहाँ पे तमिल भी गर्व से बोली जाती है, या हिंदी भी गर्व से बोली जाती है, ठीक है। यहाँ पे सभी त्योहार भी गर्व से मनाए जाते हैं, सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यही भारत की शान है, यही भारत की ताकत है। यहां तक क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 अब आपके होने वाले हैं ठाठ। अब आ चुका है आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़ लो कि साथ आकर संघ और सबको साथ लेकर संघ में अंतर स्पष्ट करिए कि साथ आकर संघ क्या है और सबको साथ लेकर संघ क्या है, दोनों का बता दो। सबसे पहले जानते हैं साथ आकर संघ, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। भाई साथ आ जाओ, तू भी आ जा, तू भी आ जा, सब साथ आ जाते हैं और एक संघ बना लेते हैं, एक बड़ा देश बना लेते हैं, एक बड़ा ग्रुप बना लेते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? साथ आकर संघ, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र को लेकर एक बड़ी इकाई गठित करना, ठीक है। भाई छोटे छोटे राज्य मिल जाए और क्या करें? एक बड़ा देश बना ले। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अमेरिका को क्या कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्यों से संयुक्त हुआ, मिला है, फिर जाके अमेरिका बने। इनमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र, मतलब दोनों स्वतंत्र राष्ट्र पे जो राज्य उसमें मिला है वो हो सकता है पहले अलग देश रहा हो। तो जो दोनों देश है जिसमें मिल रहा है वो, और जो पहले था वो, दोनों की जो अपनी भाषा है वो सेफ रहनी चाहिए, उनकी संस्कृति सेफ रहनी चाहिए, यही उनका उद्देश्य है। अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखना, हमारी पहचान नहीं मिटनी चाहिए, ठीक है। मुझे है ना, मुझे मेरी पहचान से जाने, तेरी पहचान से नहीं। ये बात तब वो राज्य बोल देते हैं जब उस देश में मिल रहे होते हैं। अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। अब क्या है भाई? छोटे छोटे देश, ठीक है। एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, 5 लकड़ियां जब मिल जाएगी तो वो टूटेंगी नहीं। तो इसीलिए क्या है, ये छोटे छोटे देश मिलके बड़ा देश बना लेते हैं, और जब बड़ा मिलाते हैं लोग डर जाते हैं, अरे यार वो तो हमें मार देंगे, इतने हैं। तो इसलिए कहता हूं एकता में रहो, सब साथ रहो। उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है? इस व्यवस्था के उदाहरण है। ये साथ आकर संघ है, मतलब आ जाओ तुम भी आ जाओ, सब आओ, सब मिलके एक बड़ा देश बनाते हैं। फिर सबको साथ लेकर, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। बड़े देशों द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। यहाँ पे क्या है? देश बड़ा है, संघ बड़ी है, संघ हमेशा से बड़ी थी, है और रहेगा। राष्ट्र बड़ा है, तो क्या है? राष्ट्र हमेशा से था, उसमें राज्य हमने क्यों बनाए हैं? क्योंकि एक तो विविधताओं का सम्मान होता रहे, ठीक है। मराठी एक जगह हो जाए, ठीक है, तमिल बोलने वाले एक जगह हो जाए, ठीक है, गुजराती बोलने वाले एक जगह हो जाए, तो उनकी अपनी अपनी विविधता है, अपनी अपनी संस्कृति बनी रहे। और
उसके साथ साथ क्या है, हमारी प्रशासनिक कुशलता भी अच्छी हो जाए। तो हम लोगों की जो व्यवस्था है सबको साथ लेकर चलने की है कि भाई हम सबको साथ लेकर चलेंगे, कोई किसी को छोड़ेगा नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, सबको साथ लेकर चलेंगे। और भारत तो क्या कहता है, वसुदेव कुटुंबकम, कि ये पूरा जो पूरी पृथ्वी है एक परिवार है। तो जब हमारे देश के जो राज्य हैं वो तो सबसे पहला हमारा परिवार है। राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होती है, ठीक है। हमारे देश में भी केंद्र ज्यादा ताकतवर है। क्यों ज्यादा ताकतवर है, के मुंशी साहब कह चुके हैं, बता दिया था मैंने, बार बार में नहीं। इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में अगर कोई स्पेशल कंडीशन हो गई हो, सामाजिक स्थिति अलग रही हो, ऐतिहासिक स्थिति अलग रही हो, तो उन राज्यों को क्या है, ज्यादा ताकत दी जाएगी। जैसे विशेष दर्जा प्राप्त राज्य हमारे, किसी को कम दी जाएगी क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है हमारे। उदाहरण भारत, बेल्जियम, स्पेन आदि, ये सब क्या है, सबको साथ लेकर चलने वाले राष्ट्र हैं, इनका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9, संघ राज्य और राज्यों का संघ में अंतर स्पष्ट करें। ये संघ राज्य क्या होता है और ये राज्यों का संघ क्या होता है वो जान। संघ राज्य और राज्यों का संघ, पहले संघ राज्यों को जान लो। राज्य मिलकर संघ बनाते हैं समझौते के आधार पे। मतलब क्या करा, ये कौन सी विधि को अपना रहे हैं, ठीक है, कौन सी विधि को अपना रहे, 7 आकर संघ, सब 7 आकर संघ। और ये कौन सी को अपना रहे, सबको साथ लेकर संघ, ठीक है। ये 7 आकर वाले हैं और ये सबको साथ लेकर वाले हैं, तो 7 आकर संघ। राज्य मिलकर संघ बनाते हैं, कौन बनाता था, 7 आकर वाले। और समझौते के आधार पर समझौता कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया कि हमारे साथ ये होना चाहिए तभी हम आपसे जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। तो बहुत बढ़िया बात। और जिस दिन भी समझौते में कहीं पे भी कोई गलती करती, उसी दिन क्या होगा, राज्य संघ से अलग हो सकते हैं। राज्यों को पूरा अधिकार है, देश से अलग हो जाओ, हट जाओ, कोई बात नहीं। उदाहरण अमेरिका। राज्यों का संघ, प्रशासनिक कुशलता के लिए संघ का राज्यों में विभाजन। भाई संघ बड़ा था, उसमें राज्य जो हमने बनाए ना, वो क्यों बनाए हैं कि हम लोग प्रशासनिक कुशलता से काम कर सके। हमने आंध्र प्रदेश को छोटा करके तेलंगाना बना दिया, हमने उत्तर प्रदेश को छोटा करके उत्तराखंड बना दिया। क्यों, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रशासनिक कुशलता के कारण। पर यहाँ पर ये थोड़ी हो सकता है, यहाँ तो वो अलग थे, सब अलग ही रहेंगे, पर यहाँ पे तो सब एक है। इसलिए क्या है, राज्य संघ से कभी भी अलग नहीं हो सकते। और भारत के संविधान ने क्या कहा है कि भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। हम इस वाली विधि पर काम कर रहे हैं। सवाल नंबर 10, भारत में केंद्र और राज्य सरकार के विधायी अधिकारों को समझाइए। विधायी अधिकार मतलब क्या है, कानून बनाने का जो अधिकार है उसको समझाइए, जो कानून बनाने का अधिकार है उसको समझाइए। तो अब हमें इसके लिए क्या है, 3 सूचियां पढ़नी पड़ेगी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब सबसे पहले पढ़ते हैं संघ सूची। विषय कौन कौन से, प्रतिरक्षा, देश की रक्षा, देश की सुरक्षा करना सबसे पहले जरूरी है। तो ये काम पे कौन कानून बनाएगा, केंद्र सरकार। संघ आ गया ना, संघ सरकार केंद्र सरकार एक ही बात होती है। विदेशी मामले संभालने केंद्र को दे दो, बैंकिंग का मामला संभालना केंद्र को, सुधार, संचार, मुद्रा जैसे कोई मामला है सारे केंद्र को। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के विषय सारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए केंद्र सरकार को दे दो। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरफा नीतियों की जरूरत होती है। भाई सब पे क्या है, पूरे देश पे एक जैसा कानून चले, एक जैसी व्यवस्था चले, इसलिए हमने क्या है, केंद्र सरकार को दिया है। और केंद्र क्या है, पूरे देश को चलाती है। अधिकार क्षेत्र, संघ क्षेत्र में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है, केंद्र सरकार को है। तो ये जितने भी मुद्दे हैं इन सब पे कौन कानून बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। और भी ऐसे मुद्दे सिर्फ 5-6 नहीं है, ठीक है, उन सब पे कौन कानून बनाएगी, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। मतलब संघ सूची वाले सब केंद्र सरकार के साथ। राज्य सूची, विषय भाई पुलिस के बारे में, व्यापार के बारे में, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय में। ये सारे मुद्दों पे कौन कानून बना रहा है, राज्य सरकारी कानून बना। क्यों, क्योंकि हर राज्य की नीति अलग हो सकती है। किसान का उदाहरण मैंने आपको दिया था, ठीक है, भाई बंगाल में पानी ज्यादा है, खाद कम हो सकती है, खाद प्रोवाइड कराओ। राजस्थान में पानी कम है तो पानी प्रोवाइड कराओ। तो सरकार अलग अलग नीतियां बनाती है। राज्य सूची में जो भी कानून है सबके सब किसके पास है, कौन बनाएगा उन पे कानून, राज्य सरकार ही कानून बनाएंगे। समवर्ती सूची, विषय शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय। उत्तराधिकार मतलब अगर किसी के माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं तो उस जो जायदाद है उसका उत्तराधिकारी कौन है, कौन उसको संभालेगा, ठीक है। तो उन चीजों पे कौन है, कानून बनाता देखते हैं। इसमें केंद्र के साथ साथ राज्य की भी दिलचस्पी है। दोनों चाहते हैं हम कानून बनाए, वो कहता है हम कानून बनाए। तो भाई दोनों ही बनाओगे तो दोनों बना लो, कोई बात नहीं, संविधान ने बोला दोनों बना लो, दोनों कानून बनाओ। पर हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पर केंद्र की तरफ हम झुके हुए, कहां झुके हुए, केंद्र की तरफ हम लोग झुके हुए हैं। तो इसलिए दोनों कानून बना लो, पर अगर लड़ाई हो गई तो केंद्र सरकार की माननी पड़ेगी। अब इनके अलावा कोई मुद्दा रह गया तो वो बाकी बचे मुद्दों में चला जाएगा, जिसपे भी सिर्फ और सिर्फ किसका है, केंद्र सरकार का ही अधिकार है। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 11।
विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों से क्या तात्पर्य? विशेष दर्जा प्राप्त राज्य क्या होते हैं वो जानो। भारतीय संघ के सभी राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं, सबको बराबर अधिकार नहीं। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जिसमें से महाराष्ट्र, गुजरात, असम, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक है। इनको ये विशेष दर्जा दिया क्यों गया? सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थिति। इनकी सामाजिक परिस्थिति अलग हो सकती है। अब नागालैंड है, वहां पर आदिवासी रह रहे, उनका संस्कृति, उनका खान पीन, उनका रहने का तरीका अलग है, तो अलग उनको थोड़ा सा स्पेशल पावर देती, थोड़ी सी दी, ज्यादा नहीं दी, ठीक है। तो ऐसा है। अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 371 क्या है भाई? अनुच्छेद 371 एक भारत संघ के संविधान का कानून है, और बस आप इतना याद रखिए। और जो जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल प्रावधान थे, जम्मू कश्मीर में तो स्थिति और भी खराब थी, वहां का संविधान ही अलग था। वहां पर आप शादी नहीं कर सकते हो, वहां पर आप बस नहीं सकते हो, वहां पर आप काम नहीं कर सकते हो, जमीन नहीं खरीद सकते हो, पर ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं। वो 370 था अनुच्छेद, ये 371 है, इसमें सब कुछ काम करो आप। यहाँ के जगह जाके आप रहो, खाओ पियो, मजे करो, मस्ती से रहो, कोई चिंता वाली बात नहीं। ये विशेष शक्तियां स्वदेशी लोगों, मतलब वहां के लोगों के लिए कुछ विशेष शक्तियां हैं, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए, उनको सरकारी सेवाओं में रोजगार देने के लिए और उनकी भूमि संरक्षण करने के लिए उनको क्या है? विशेष ताकत दी गई। उत्तर नंबर 12, प्रश्न नंबर 12, केंद्र शासित प्रदेश दूसरे प्रदेशों से, राज्यों से किस प्रकार भिन्न है? केंद्र शासित प्रदेश, यहां पर भी प्रदेश, और राजस्थान भी एक प्रदेश, उत्तराखंड भी प्रदेश, हिमाचल प्रदेश भी प्रदेश, ये जो सब प्रदेश हैं, तो ये दूसरे प्रदेशों से ये कैसे अलग है? तो अभी जानो। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत कम अधिकार है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। हमने क्या कहा था कि भाई अगर घर में कोई बड़ा है तो उसको हो सकता है थोड़ा कम मिले, ठीक है, और जो छोटा है उसको तो ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो हम कब क्या होता है, किसी को ज्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं, तो ये होता है। तो अब वहां ज्यादा शक्तियां दिए या कम दिए, क्यों दिए? क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, तो अभी बहुत ज्यादा छोटे, तो ना तो हम इसको क्या किसी से मिला सकते हैं, ना इनको अलग राज्य घोषित कर सकते हैं। अलग राज्य घोषित करने का मतलब क्या? पहले तो वहां की जो विधायिका वो बनवाओ, ठीक है, फिर वहां के लिए मुख्यमंत्री आवास बनवाओ, वहां के लिए राज्यपाल आवास बनाओ, अधिकारियों के लिए बंगले बनाओ, बहुत खर्चा होता है, बहुत पैसा लगता है, ऐसा काम करने नहीं सब। तो इन क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्यों की तरह वाले अधिकार प्राप्त नहीं है। तो यहां पर क्या है, जितने अधिकार पंजाब को है उतने अधिकार किसको है? केंद्र शासित प्रदेशों को नहीं होते हैं। जितने अधिकार दूसरे राज्यों को है उनको नहीं। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार के पास क्या है? इनको चलाने की ताकत है। तो इसीलिए कहा गया केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे प्रदेश, ऐसी जगह जहां केंद्र का सीधा सीधा क्या हो, शासन हो, उसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। अब देखो मतलब क्या है, जैसे जो पंजाब में जो राज्य सूची है उस पर कानून कौन बना रहा है? राज्य सरकारें बना रही है, ठीक है। और संघ सूची पे कौन बना रहा है? केंद्र सरकार बनाए। पर किसी केंद्र शासित प्रदेश में कौन बनाएगा? राज्य सूची वाले जो जितने भी मुद्दे उन पर भी केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, सिर्फ और सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों में। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कंफ्यूजन में मत होना, अब भी आज की तारीख में 2021 में 8 ही हैं। कोई गलत बता दे तो मत सुनना। 8 है। कौन कौन सी? चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादर और नागर हवेली प्लस दमन और दीव। ये एक ही है, ये अलग अलग नहीं। पहले अलग अलग थी पर इनको अब जोड़ दिया है, ठीक है। जोड़ के फेविकोल का मजबूत जोड़ है, बिल्कुल जोड़ दिया है, तो अलग नहीं होंगी, ये दोनों एक है। तो ये क्या है? वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास है। प्रश्न नंबर 13, शक्तियों के विभाजन में बदलाव की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से करें। अब अगर इन शक्तियों को बदलना हो तो किसको कैसे बदलेंगे वो हमें जानना। बंटवारे में बदलाव की प्रक्रिया, अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव की प्रक्रिया आसानी क्योंकि संविधान की क्या है? मौलिक प्रावधान है, इसको आप अकेले नहीं बदल सकते। संसद और राज्यों की विधायिका की आवश्यकता संसद की भी है और राज्य में जो विधायक है उनकी भी। पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर कराना होता है। देखो मैं वापस आपको समझा देता हूं कि जैसे 543 लोग कहाँ हैं? लोकसभा में हैं, ठीक है। 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, उनको मैं हमेशा काटता हूं इसलिए, तो इसका 2/3, ठीक है, लगभग 360 लोग क्या बोलते हैं? हाँ बोलते हैं कि हाँ भाई कर दो कर दो कर दो, क्या है? बंटवारे में बदलाव कर दो। उसके बाद राज्यसभा, और राज्यसभा को मत छोड़ो, उसमें भी 2/3 मैं मान के चलता हूँ, कम से कम 180 लोग, तो 180 लोग बोलते हैं हाँ भाई कर दो कर दो। तो फिर कहाँ जाएंगे? फिर राष्ट्रपति साहब के पास जाएंगे, राष्ट्रपति साहब साइन कर दे कि हाँ भाई कर दो, राष्ट्रपति साहब ने भी साइन कर दिया। ये सब करने के बाद भी फिर क्या है? हमें आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद कम से कम आधे राज्य, अभी कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 2021 आज के मौजूदा हालात में कितने राज्य? 28 राज्य। तो आधे राज्यों की विधानसभा, तो हर राज्य में कानून बनाने के लिए क्या बनी हुई है? विधायिका बनी हुई है। विधानसभा बोलते हैं जिसे हम संसद बोलते हैं ना पूरे देश के लिए, वहां पे विधानसभा बोलते हैं। और विधानसभाओं से मंजूरी, तो मतलब इन 28 में से कम 15 राज्य की विधानसभा हाँ कर दे कि क्या करो? बंटवारे में बदलाव कर दो, तभी ये बंटवारे में बदलाव होगा।
फिर भी लड़ाई हो गई, फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई, तो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय हमारे पास बैठा है, सुप्रीम कोर्ट एम्पायर की तरह काम करता है, आउट नोट आउट, वो बताता रहता है कि क्या सही है और क्या गलत है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए राजस्व मतलब टैक्स की उगाही के लिए संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। तो वह टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र सरकार राज्य सरकारों को होता है और उसी से वो पैसा कमाती है और उसी से फिर देश का विकास करती है। ठीक है, अब आप एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमारे देश में केंद्र सरकार मजबूत है वो कैसे है। देखो, जो संघ सूची हम लोगों ने बनाई, इस संघ सूची में ताकत किसके पास है कानून बनाने की? केंद्र सरकार की। किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। उसके बाद हमने राज्य सूची बनाई, उसमें ताकत किसके पास है? राज्य सरकारों के पास। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने समवर्ती सूची बनाई, उसमें ताकत किसके पास है? दोनों के पास है। पर जब दोनों में लड़ाई हो जाए तो हम किसकी मानेंगे? केंद्र सरकार की मानेंगे। ठीक है, फिर जो बाकी बचे मुद्दे हैं उनमें ताकत किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश पे किसका अधिकार है? केंद्र शासित प्रदेश पे किसका अधिकार है? केंद्र सरकार। मतलब कानून बनाने में 5 जगहों में से 4 जगह केंद्र सरकार है। इसीलिए क्या है कि भारत में केंद्र सरकार मजबूत है। ये हमने क्या कर दिया, मैथ्स की तरह हैंस प्रूव्ड कर दिया कि भाई केंद्र सरकार हमारे देश में मजबूत है। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा सूचियों में से कानून बनाने का अधिकार उसी को है। अब बढ़ो 14 नंबर प्रश्न की तरफ। भारत में संघीय व्यवस्था को सफलता के मुख्य कारण क्या है? क्यों भारत की संघीय व्यवस्था सफल हुई है वो जानना है। पहला, संवैधानिक प्रावधान जरूरी है पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। देखो, संवैधानिक प्रावधान, संविधान में लिखा हुआ होना बहुत जरूरी है क्योंकि संविधान से देश चलता है, पर ये पर्याप्त नहीं है। ठीक है, मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि भाई आप अपनी किताब में लिख लो कि मैं कल से 5 बजे उठूंगा, पर उसे उठने के लिए आपको अमल करना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहते तो हो कि सामाजिक विज्ञान का डर निकल जाए, पर उसके लिए हमें बहुत जी जान लगा कर मेहनत करनी होगी। तो क्या है, संविधान में होना जरूरी है प्रावधान, पर यह पर्याप्त नहीं है। उसके लिए सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। तो यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति है ना, जो पॉलिटिक्स है यहाँ की, वो बहुत अच्छी है। वो क्यों अच्छी है वो जानो। उसके लिए 3 बातें होनी चाहिए। संघवाद की भावना। क्या होनी चाहिए? संघवाद की भावना। भाई केंद्र सरकार राज्य सरकारों की इज्जत करे और राज्य सरकार केंद्र सरकारों की इज्जत करे, यही संघवाद की भावना है। विविधता का आदर। ठीक है भाई, तमिल बोलने वालों की भी इज्जत हो, ठीक है, मराठी बोलने वालों की भी इज्जत हो, हिंदी बोलने वालों की भी इज्जत हो, सबकी इज्जत हो, वही क्या है, विविधता का आदर है। सभी धर्मों की इज्जत हो, ठीक है, सभी भाषा की इज्जत हो, सभी रंग रूप वाले लोगों की इज्जत हो। संग संग रहने की इच्छा, तो हम तो सब साथ साथ रहना ही चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि राज्य कभी संघ से अलग हो भी नहीं सकते हैं। तो ये क्या है, भारत की संघीय व्यवस्था की सफलताओं के कारण। अब भारत में भाषाई राज्य नीति को समझाइए। क्या है भाषाई राज्य नीति? भाषाई राज्य ऐसे राज्य हैं जो भाषा के आधार पर बने हो। मतलब भाषा के आधार पे, हमने लैंग्वेज के आधार पे क्या है इनको राज्य बना दिया। इन्हें इंग्लिश में लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहते हैं। ये करा क्यों? इसलिए करा कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक जगह आ जाए। मराठी महाराष्ट्र में, ठीक है, तमिल वाले एक जगह, ठीक है, तेलुगु वाले एक जगह, इस प्रकार से। अब राज्य के गठन और किन किन आधारों पर हो सकते हैं? भाषा के आधार पर हो सकता है, संस्कृति के आधार पर हो सकता है, भूगोल के आधार पर हो सकता है, जातीय तो एथनिसिटी के आधार पर हो सकता है। नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सब किसी ना किसी प्रकार से ही विभाजित हुए। अब देखो, ये क्या है? उत्तराखंड है, ये है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड और यूपी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये पहले एक ही थे। क्या थे? पहले 2000 से पहले ये एक ही थे। ठीक है, जैसे 2000 के नोट से पहले भी बहुत कुछ अलग अलग था, पर ये दोनों 2000 से पहले एक ही थे। पर क्या हुआ, यहाँ की उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति अलग है। ठीक है, यहाँ हिमालय है, ठीक है, ठंडा मौसम रहता है, बहुत ठंड रहती है। और ये जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया आपको दिख रहा है, उत्तर प्रदेश वाला जो इलाका आपको दिख रहा है, ये क्या है? मैदानी इलाका है। तो यहाँ पे मौसम जो रहता है वो एवरेज रहता है, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी। तो ये क्या है? अलग है। तो इनकी भौगोलिक स्थिति अलग है। किस आधार पे हुए हैं ये अलग? भौगोलिक स्थिति के आधार पे इनको अलग किया गया। फिर इधर आ जाओ, आंध्र प्रदेश में से क्या है? तेलंगाना अलग करा गया। तो ये क्या रहा? तेलंगाना। इसको कब अलग करा गया? 2 जून 2014 को। तो तेलंगाना के भाषा के आधार पर करा गया। तो इस प्रकार से क्या अलग अलग रूप में गठन हो सकता है। 1947 से भारत में क्या हुआ? अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए। जो पुराने राज्य थे वो गायब भी कर दिए। ठीक है, वो क्या है? हट ही गए, कई नए प्रांत बना दिए गए। तो जैसे अब उत्तराखंड पहले थोड़ी था, नया राज्य बन गया तो अलग ही हो गया।
कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्रों और नाम बदल दिए गए। तो अब क्या था, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक था, अब सीमा बदल गई। पहले क्या था कि ये उत्तर प्रदेश यहां तक था, पहले उसकी जो उत्तर प्रदेश की सीमा थी वो यहां तक थी, पर अब क्या है, उस उत्तर प्रदेश की जो सीमा वो यहां तक हो गई। सीमा बदल गया, क्षेत्र बदल गया, ठीक है। और अब क्या है, ऊपर वाला जो राज्य है उसका नाम भी बदल गया। भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है, ठीक है। भाषावार, भाषा के आधार पर जो हमने राज्य बनाए उससे देश मजबूत और एक यूनाइटेड हुआ है। प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कई ज्यादा सुविधाजनक हो गया, मतलब अब प्रशासन में भी बहुत अच्छे से और भी काम होने लगा। प्रश्न नंबर 16, भारत की भाषा नीति को समझाइए। अब भाषा को किस प्रकार से हैंडल भारत के संविधान ने करा है वो देखो। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, भाई हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी को राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज में अंतर होता है। ऑफिशियल लैंग्वेज ये है, राजभाषा ये है जिसमें आपके सारे सरकारी कामकाज होते हो। हम मानते हैं कि हिंदी क्या है, राजभाषा है, पर हिंदी सिर्फ और सिर्फ 40% लोग ही बोलते हैं। इसलिए संविधान ने क्या करा है, 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया। किसका, अनुसूचित भाषा का, शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया है। यह आपकी एनसीईआरटी में पूरा एक बॉक्स में बताया हुआ है कौन कौन सी भाषा है, उसमें है 22 भाषा, 21 ये और एक हिंदी, 22 भाषा हैं, वो बताया हुआ है। उनको पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। उसमें से क्वेश्चन पूछा नहीं जाते, पर फिर भी ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़िएगा, क्योंकि हम रटने के लिए नहीं, हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। अब इन भाषाओं का क्या फायदा है इतने का, केंद्र सरकार के किसी पद का, अगर आपको किसी भी पद का एग्जाम देना है केंद्र सरकार का, आप क्या उन किसी भी 22 भाषाओं में से एक में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। राज्यों की भी अपनी राजभाषा है, हर राज्य की अपनी भी अलग अलग राजभाषा हो सकती है। एक राज्य का काम क्या अपनी उस भाषा में हो रहा है, ठीक है। अब वो इंग्लिश में भी कर देते हैं और अपनी राजभाषा में भी कर देते हैं, तो इंग्लिश का काम तो क्या पूरे देश को समझ में आ जाए, और राजभाषा का काम अपने राज्य वालों को। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी ही राजभाषा में होता है, तो अपनी राज्य की राजभाषा में ही ज्यादातर काम वो करते हैं। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। मतलब 1965 में संविधान ने कह दिया कि अंग्रेजी जो भाषा है उसको बंद कर दो, पर हमने नहीं करा। क्यों, गैर हिंदी भाषी, जहां पे जो लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, उन प्रदेशों में क्या हुआ कि मांग उठी कि क्या हो, अंग्रेजी भी जारी रहे। क्योंकि अंग्रेजी जारी रहेगी तभी तो हम दूसरी, एक तो अपनी राजभाषा में कर ही रहे हैं और दूसरी अंग्रेजी में कर पाएंगे। क्योंकि जैसे आज तमिलनाडु के लोग हैं, उनको हिंदी आती नहीं है, इसीलिए तमिलनाडु के लोगों ने क्या उग्र, बहुत खतरनाक वाला प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने मुद्दा संभाला, बोला शांत हो जाओ, ठंडा पानी पियो, ठंड रखो, हम लोग अंग्रेजी को भी जारी रख रहे हैं और अंग्रेजी का प्रयोग भी आप लोग क्या हिंदी के साथ साथ करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है। भारत सरकार चाहती है कि क्या हो, हिंदी एक राजभाषा के रूप में उभरे और सब लोग उसको क्या बोले और समझे। देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं, पर सरकार किसी पे थोपना नहीं चाहती। देखो, एक क्या होता है, एक लागू करना और एक होता है थोपना, ठीक है। भाई थोपना मतलब आती है नहीं आती बोलो, सीखो, नहीं आती तो, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए क्या है, बढ़ाना चाहती है कि हिंदी बढ़े, पर यह नहीं है कि जिन राज्यों में हिंदी बोली नहीं जाती उन पर थोप दे, बोलना नहीं बोली तो देख लेना, चालान कटेगा कल से। प्रश्न नंबर 17, गठबंधन सरकार का केंद्र राज्य संबंध पर क्या प्रभाव हुआ है। तो ये गठबंधन सरकार क्या होती है पहले तो वो जान लो। एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। मतलब क्या हो, दो से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बना लेती है तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। पहली बात तो ये समझो सरकार बनती कैसे, तो जैसे मान लो कि लोकसभा में क्या है, 543 लोग हैं। इन 543 में से आपको 50% प्लस 1 सीटें जीतनी होती है। जब चुनाव होते हैं तो 543 की 543 सीटों पर होते या नहीं होते, हर जगह से लोग चुन के जाते हैं। अब इन 543 में से कोई भाजपा का है, कोई कांग्रेस का, कोई आम आदमी पार्टी का, कोई बहुजन समाज पार्टी का, कोई समाजवादी पार्टी का, अलग अलग पार्टियों के लोग हैं। तो इसमें से कम 50%, मतलब मैं मान के चलता हूं 275 लोग क्या हो, एक ही पार्टी के हो। एक ही पार्टी के तब तो क्या है, अकेले सरकार बना लेंगे। और अगर इससे कम है तो फिर 2 या 2 से ज्यादा अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं। कि बंधन में बंध गए कि चलो बंधन में साथ निभाएंगे। अब इसका असर केंद्र राज्य संबंधों पर क्या पड़ा है वो देखो। हमारे देश में काफी समय तक क्या था, एक ही पार्टी का रूल रहा, जैसे कि कांग्रेस का काफी समय तक हमारे भारत में एक ही पार्टी का रूल रहा। और जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों की अधिकार की अनदेखी करने की कोशिश की। अब क्या हुआ, केंद्र में किसी एक की सरकार है और राज्य में किसी दूसरे की सरकार है, तो क्या हुआ, वहां पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों के लिए काम करने में उनके दखल अंदाजी कर रहे। जैसे मान लो कि केंद्र में किसी ए पार्टी की सरकार है और किसी राज्य में, जैसे मान लो कि उत्तराखंड में बी पार्टी की सरकार है। अब ये केंद्र ये मजबूत है क्योंकि पूरे केंद्र सरकार मजबूत होती है। अब ये क्या है, इनके काम में दखल अंदाजी कर रही, वहां काम नहीं करने दे रही।
और किसी बात में रोक देती है। जो फंड केंद्र को देना चाहिए राज्य सरकारों को वो फंड नहीं दे रही, पैसा नहीं दे रही। तो ऐसे करके क्या है, काम करने की अनदेखी करती है और करने की कोशिश करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर ये यहाँ पे काम करने लगे तो जनता वापस से इनको चुन के बैठा देगी, तो फिर इनका क्या होगा इनका क्या होगा, इनको तो लोग बाहर निकाल देंगे। तो ये ऐसा हुआ है, अब नहीं हो रहा है, वो अलग बात है। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करती थी, ठीक है, दुरुपयोग करके जो विपक्षी दल की जो पार्टियों की सरकारें बनी उनको गिराने की कोशिश करती थी। ये संघवाद की भावना के प्रतिकूल नहीं है, ठीक है, खिलाफ है, प्रतिकूल काम था, मतलब अनुकूल नहीं है। 1990 के बाद यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। अब क्षेत्रीय दल क्या होते हैं? एक होता है राष्ट्रीय दल जो पूरे देश में फैले हुए हो, ठीक है, और एक होता है क्षेत्रीय दल जो विशेष एक क्षेत्र में एक राज्य में क्या हो, मजबूत हो। वैसे क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल घोषित करने का काम भारतीय निर्वाचन आयोग का है। उनके कुछ मापदंड है, कुछ आधार है, जिन आधारों पर ही वो घोषित करते हैं। पर मैं आपको आम भाषा में समझाया है कि क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल क्या होते हैं। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई है। केंद्र में भी, अब ये बात ध्यान रखना, गठबंधन सरकार केंद्र में भी बन सकती है और राज्यों में भी बन सकती है। यह आपका सवाल था और आपके सवाल को और पाठ्य पुस्तकों के सवाल को मैं अगले वीडियो में जरूर लाऊंगा। तो गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। अब जब किसी एक पार्टी को लोकसभा के चुनाव में, जब वो 543 सीटों पर चुनाव हुआ और अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो सबने क्या, मिलजुल के सरकार बनाने का काम करा। जैसा कि हमने पढ़ा था 2005 में जर्मनी में, जब वहां पे दोनों पार्टियां जो विरोधी थी, जब उनको किसी को बहुमत नहीं मिला तो दोनों ने मिलकर क्या है, गाड़ी चलाई थी 2 स्टीयरिंग वाली। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। मतलब ये अच्छा है कि जिससे कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों की और भी इज्जत करने लगी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या बोला, बहुत अच्छी बात है। इस फैसले के कारण राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अब जो बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली, सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई फैसला सुनाया, उस फैसले में सुनाने के बाद क्या हुआ कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग नहीं कर सकती थी। मतलब ये नहीं कह सकती थी आज से यहाँ पे इसकी राज्य सरकार नहीं रहेगी। क्या होता है, राज्यों में भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है जिससे कि वो लोग काम नहीं कर पाते। और भी बहुत तरीके होते हैं। केंद्र सरकार मतलब हर रूप से मजबूत है हमारे देश में। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी। मतलब आज जो संघवाद की भावना वो ज्यादा अच्छी है एज कंपेरिजन टू उस समय की जबकि संविधान लागू हुआ था तब। ये उदाहरण था भाई, राष्ट्रीय दल भाजपा और क्षेत्रीय दल शिरोमणि अकाली दल। ये पंजाब का नक्शा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय दल भाजपा और क्षेत्रीय दल शिरोमणि अकाली दल। ये वैसे वास्तव में दोनों दल पहले एक ही थे, गठबंधन में थे, परंतु क्या हुआ फिर बाद में भी जो कृषि आंदोलन हुआ उसको लेकर शिरोमणि अकाली दल भाजपा से अलग हो गया। चलो भाई मैं तो जा रहा हूं। तो अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे पंजाब में मजबूत कौन है, ज्यादा शिरोमणि अकाली दल है। तो भाजपा क्या शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर ये सोचती है कि अगर हमें कभी बहुमत ना मिला तो हम इनके साथ क्या कर लेंगे, बहुमत कर लेंगे और हमारी सरकार बना लेंगे, ठीक है। और अगर ऐसे मान लो कि राज्यों में भी, जैसे मान लो आज राज्य में जब वहां के मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा के जब चुनाव हो, अगर वहां पे शिरोमणि अकाली दल को बहुमत नहीं मिलता है तो क्या होगा, वो भाजपा की जो सीटें जीती होगी भाजपा ने उनसे मदद लेकर राज्य में भी गठबंधन की सरकार बना सकती है। कुछ भी हो सकता है, मतलब गठबंधन की सरकार राज्य में भी बन सकती है और केंद्र में भी बन सकती है। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 18, विकेंद्रीकरण क्या है। विकेंद्रीकरण जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार लोकल गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट स्थानीय सरकार है, उसको क्या है वो पावर, वो ताकत दे दी जाए। तो अब कुछ शक्तियां क्या केंद्र और राज्यों के लेकर हमने स्थानीय सरकारों को दे दी है, तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। जहां जैसे कि इसमें आपको एक ही पॉइंट से सारी शक्तियां जो है वो चल रही है। तो एक ही पॉइंट से दिखाने की कोशिश करी गई है कि ये एक पॉइंट कौन सा, केंद्र से हमने कुछ शक्तियां राज्यों को दी, अब राज्यों से कुछ शक्तियां किसको दे रहे हैं, स्थानीय सरकारों को दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 19, पंचायती राज व्यवस्था को विस्तृत में लिखे। पंचायती राज व्यवस्था को आपको समझाना है। देखो, ग्रामीण स्थानीय व्यवस्था, पंचायती राज, गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब जो वहां का गांवों का स्थानीय शासन है, गांव की जो स्थानीय व्यवस्था है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पंचायती राज कहते हैं। इस पंचायती राज में 3 स्तर होते हैं। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, फिर तीसरा जिला परिषद। ग्राम पंचायत आपको हर गांव में मिलेगी, ठीक है। और उस ग्राम पंचायत को कौन चुनता है, वहां के जो लोग हैं, वहां के जो 18+ के ऊपर के लोग हैं वो सब चुनते हैं। इस ग्राम पंचायत में एक सरपंच और कुछ पंच जो कि सदस्य होते हैं उनको जनता चुनती है।
यहां पर ग्राम पंचायत में एक शब्द आता है ग्राम सभा। ग्राम सभा में कौन आता है? गांव के जितने भी 18 प्लस लोग हैं, 18 साल से जितने भी ऊपर है, वो सब ग्राम सभा का भाग है। तो ग्राम पंचायत तो गांव के लिए चुनी गई प्रतिनिधित्व सभा है, प्रतिनिधित्व लोग हैं जिसमें पंच और सरपंच है, और ग्राम सभा में गांव के सारे 18 साल से ऊपर के लोग आ जाते हैं। फिर कुछ गांवों से मिलके क्या है, पंचायत समिति बना दी जाती है। ठीक है, फिर जो कोई परेशानी होती है वो पंचायत समिति में डिस्कस करी जाती है, और फिर एक जिले के अंदर जितनी भी पंचायत समिति है उनसे क्या है, एक जिला परिषद बना दी जाती है, और इस जिला परिषद में लोकसभा का सांसद, उस जिले के जितने भी विधायक है वो सब क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं, उसके सदस्य होते हैं। मतलब एक गांव की परेशानी पहले पंचायत समिति में आई, और फिर वो क्या है, जिला परिषद में पहुंची, और जिला परिषद में कौन बैठा है? सांसद बैठा है, जो संसद का जाएगा, दिल्ली जाएगा, और वो बोलेगा कि साहब हमारे गांव में ये परेशानी, इसको सुधार दो। मतलब इतना बेहतरीन तरीका लेकर आया भारत कि भाई गांव की परेशानी को, एक छोटे से गांव की परेशानी को दिल्ली में पहुंचा दी, प्रधानमंत्री के कान में डाल दी कि भाई उस गांव में ये परेशानी है, देख लो करना है का। और ये जैसे कि गांव के लोग बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ग्राम पंचायत विचार कर रही है कि अब क्या काम करना चाहिए। प्रश्न नंबर 20, शहरी शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? अब जैसा काम गांव में होता है वैसा क्या होता है, शहरों में भी होता है। तो शहर की स्थानीय व्यवस्था, इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती है। ठीक है, जिसे शहरों में नगर पालिका कहते हैं, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद, ये पॉपुलेशन की, जनसंख्या के आधार पर बनाई जा सकती है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्थानीय शासन व्यवस्था है बच्चों, हर राज्य की अलग रूप में हो सकती है। संविधान ने यह बात कह रही कि राज्य अपने हिसाब से गठन करके उन पर काम करे। बड़े शहरों में नगर निगम होता है, ठीक है, नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे भाई कोई शहर है, उसको जैसे मान लो वहाँ पे नगर निगम, उस पूरे शहर में जैसे मान लो 100 वार्ड है, कितने वार्ड है? 100 वार्ड है। जैसे मान लो 100 वार्ड है, कितने? 100 वार्ड। वार्ड मतलब क्या, पूरे शहर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। 100 वार्ड है, और हर वार्ड की जो जनता है एक एक इंसान को चुनेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्षद। तो हर वार्ड से क्या हुआ, पार्षद चुनकर गया। ठीक है, तो अब ये आपकी परेशानी को कौन सुनेगा? पार्षद सुनेगा। नगर पालिका प्रमुख नगर राजनीतिक प्रधान होता है। अब जो हेड होगा वो कौन होगा? एक राजनीतिक प्रधान होगा। वो भी क्या है, इलेक्शन की प्रक्रिया से ही चुन के आया जा सकता है। अब उसको चुनने की प्रक्रिया क्या हो सकती है? उसको चुनने के लिए क्या होता है, या तो ये जितने भी पार्षद बने, मान लो 100 पार्षद बने, इन 100 में से मिलके क्या है, एक को क्या है, वो राजनीतिक प्रधान बना दे। ठीक है, या क्या हो, यहाँ की जो पूरे 100 वार्डों की जनता है 2 वोट करे, एक तो अपने अपने पार्षदों को चुनने के लिए और एक प्रधान चुनने के लिए। क्या है? प्रधान चुनने के लिए। और उसी प्रधान को, नगर निगम के प्रधान को, जहां जहां बड़े शहरों में नगर निगम है वहां के पदाधिकारी को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। मेयर इंग्लिश का शब्द है, और अगर आपसे कोई हिंदी में पूछ ले तो उसे महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। तो मेयर और महापौर एक ही बात है। वो क्या होता है? हेड होता है वहां का नगर निगम का। स्थानीय शासन के मुख्य उद्देश्य क्या है? ये स्थानीय शासन लाने के पीछे कारण क्या है वो बता दो सर अब जल्दी से। स्थानीय शासन के उद्देश्य, अनेक मुद्दे और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। ठीक है, अब स्थानीय शासन क्या है भाई? देखो, लोगों के लिए सबसे पहले जरूरी है ना, आम जो जिंदगी है ना वो अच्छे से होनी चाहिए। मेरे घर के बाहर की सड़क साफ सुथरी रहो, ये बहुत अच्छी बात। सड़क अच्छे से बनी रहे, ये बहुत अच्छी बात। बाहर ट्यूबलाइट 24 घंटे भी नहीं तो रात को तो जले तो ये भी बहुत अच्छी बात। टाइम टू टाइम पानी मिले, ये जरूरी है। ठीक है, अच्छा खाना, अच्छा रहना, ये सब कुछ मिल जाए तो फिर तो परेशानी क्या है। और इन परेशानियों को अगर लोकल लेवल पर स्थानीय सरकारों ही खत्म कर देगी तो क्या होगा? राज्य सरकारों के पास और केंद्र सरकारों के पास देश के लिए और अपने राज्य के लिए काम करने के लिए बहुत कुछ अच्छा समय मिल जाएगा जो उस पर कर पाए। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं खुद लाइफ को उदाहरण देता हूं कि हमारे जो पाइपलाइन है वो टूटी थी, और हमने पार्षद को फोटो खींच के भेजी, मैसेज भेजा, और उस पार्षद ने क्या कराया? उस पर काम कराया है, और वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर वो परेशानी क्या हो गई? सोल्व हो गई। अब क्या उसके लिए मैं मोदी जी को पत्र लिख के भेजूं, मोदी जी मेरे घर के बाहर की पाइपलाइन टूट गई? वो नहीं आई। तो उसका क्या, सीधा सीधा स्थानीय काम हो गया। मैं मुख्यमंत्री साहब को पत्र नहीं लिख सकता। हाँ, पर मैंने क्या करा? पार्षद को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया, देख लो पाइपलाइन टूट गई, काम करा दी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च होता है और चीजों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। तो अब क्या होता है, जो ग्राम सभा है पंचायती राज व्यवस्था में, वो ग्राम सभा मिलके देखती है कि गांव में क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कहां पैसा लगना चाहिए, कहां नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। तो अब क्या है, डायरेक्ट लोग पार्टिसिपेट करने लगे। ग्राम सभा जब मीटिंग करती है तो सीधा सीधा क्या है, लोग बताते हैं कि भाई ये काम करो, ये काम मत करो। तो डायरेक्ट अब क्या है, पार्टिसिपेशन लोगों का हो चुका है।
भारतीय संविधान ने स्थानीय शासन के लिए क्या क्या मुख्य प्रावधान किए हैं, मतलब मुख्य प्रावधान क्या क्या मेन बातें संविधान में कही है, तो वो जानो। अब स्थानीय स्वशासित निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। देखो ये बात हुई कब, 1992 में भारत में संविधान संशोधन करा गया। भाई संविधान तो 1950 में बन गया था, और जब बना, जब सिर्फ दो स्तर थे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब 1992 में संविधान में संशोधन करके, बदलाव करके क्या करा गया, स्थानीय सरकारों को जोड़ दिया गया। और उससे पहले क्या था कि ये बात तो रखी गई थी संविधान में कि बात क्या हो, पंचायती राज हो, पर उस समय क्या कोई राज्य कभी कराता था, कोई नहीं कराता था। अब 1992 के बाद फैसला करा दिया गया कि संवैधानिक बाध्यता है, संविधान बाध्य हो गया है तुम पे, कंपलसरी ये काम कराओ ही कराओ। अब क्या हो, चुनाव हर नियमित रूप से ऐसा नहीं हर दिन करा लो, सिर्फ 5 साल में, हर 5 साल में होने चाहिए। निर्वाचित स्वशासियों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों पर अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजातियों, शेड्यूल ट्राइब्स और पिछड़ी जातियां, अदर बैकवर्ड कास्ट के सीटें आरक्षित हो। मतलब कुछ सीटें क्या हो, अगर 100 सीटें हैं तो 50 सीटें क्या हो इन लोगों को दो, जिनसे इनका क्या प्रतिनिधित्व बढ़े, क्योंकि ये काफी सालों तक हमारे देश में क्या रहे, पिछड़े रहे। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हो, महिलाओं को भी बराबर का अधिकार हो, तो महिलाओं को भी हो, तो इसलिए महिलाएं क्या है, ये महिलाएं मुस्कुराती हुई खड़ी है, ठीक है, और क्या है, दिखा रही है कि भाई हम लोग क्या है, प्रशासन में बराबर की भागीदारी कर रहे हैं। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। यह एक क्या है, स्वतंत्र संस्था है, किसी के दबाव में काम नहीं करेगी। और यह राज्य चुनाव आयोग किसके लिए चुनाव कराएगा, नगर निगम के, नगर पालिका के, नगर परिषद के, पंचायतों के, इन सब के चुनाव कराने की किसकी जिम्मेदारी, राज्य चुनाव आयोग की है, ठीक है। और राष्ट्रपति के चुनाव, प्रधानमंत्री के चुनाव, ठीक है, लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, ठीक है, राज्यों की जो विधानसभा है उनके, इन सब के चुनाव कौन कराता है, भारत निर्वाचन आयोग या भारत चुनाव आयोग कराते हैं। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासित निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग। ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि सत्ता की भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है, हर राज्य में अलग व्यवस्था हो सकती है, पर व्यवस्था जरूर होगी, तरीका अलग हो सकता है, पर लक्ष्य एक है, स्थानीय शासन व्यवस्था। तो अब क्या है, राज्य सरकारों को कुछ पैसा, कुछ ताकतें क्या स्थानीय सरकारों को देनी पड़ेगी, तभी काम होगा। ये एक राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की आपको एक चित्र यहाँ पर फोटो दिखाई गई। भारत में स्थानीय शासन की सफलताएं एवं विफलताएं लिखी है साहब। तो सफलताएं, सबसे पहले अच्छी बात बता देते हैं, स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से यहाँ हमारे लोकतंत्र की जड़ और मजबूत हो गई। जब हमने इसे संविधान में परमानेंट कर दिया, बोला अब तो माननी पड़ेगी, नहीं मानी तो देख लेना, बहुत बुरा होगा, तो उससे क्या हो, लोकतंत्र की जड़ और मजबूत हो, लोगों के हाथ में डायरेक्ट पावर चली गई, ठीक है, लोगों के हाथ में क्या हुआ, डायरेक्ट पावर चली गई। महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बढ़ा, महिलाएं प्रतिनिधित्व बढ़ा, 1/3 सीटें हमने बोल रहा है महिलाओं को जिताओ, महिलाओं को 2 महिलाएं होनी चाहिए, तो उनकी आवाज बढ़ी, उनका लोकतंत्र में दर्जा बढ़ा। नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है, 36 लाख लोग। आप सोचिए, इतनी तो बहुत से देशों की आबादी नहीं है जितनी हमारे यहाँ पे 36 लाख लोग तो सिर्फ और सिर्फ स्थानीय शासन में हम लोग चुन लेते हैं। देखो ये है हमारा भारत, महान भारत। अब विफलता भी जान लो, ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती है, ठीक है, अब होती नहीं है। होनी कितनी चाहिए थी, साल में कम से कम 2 या 3 मीटिंग तो होनी चाहिए, पर होती नहीं, लोगों के पास टाइम नहीं है, ग्राम पंचायत वाले बुलाते ही नहीं है। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए, तो अब राज्य सरकार बोल रही यार मैं मेरे अधिकार क्यों कम करूं, तुम्हें क्यों अधिकार दो, तो अधिकार दे ही नहीं रही, तो गलत बात कर रही ना। तो इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफी दूर है। हमने अगर संघीय व्यवस्था आदर्श बनाई है तो हमें स्थानीय शासन व्यवस्था भी आदर्श बनानी है, पर दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब भी हम लोग इससे बहुत दूर हैं, कुछ कमियां हैं, पर यह बात जरूर कहनी पड़ेगी कि हम लोगों ने सफलताएं बहुत अर्जित करी, ठीक है। इस आज़ादी के दौर के बाद हम लोगों ने भारत में खूब तरक्की करी है। और बात करूं शासन व्यवस्था की, तो शासन व्यवस्था में 92 के बाद काफ़ी मजबूत हुई, और समय के साथ धीरे धीरे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं, जैसे उनको अपने अधिकारों का पता चल रहा है, लोग इनसे अच्छे से वाकिफ हो रहे हैं और इसको और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था हमारा क्या आज का वीडियो लेक्चर नंबर 6। इसमें वो सारे सवाल थे जिससे कि आपका चैप्टर अब क्या हो गया, पूरा अच्छे से रिवाइज हो गया। अब अगले वीडियो में एक तो लेकर आऊँगा आपके सवाल जो आपने मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछे हैं, ठीक है। और बाकी जो आप लोग प्यार देते हो, जो ताबड़तोड़ कमेंट करते हो, उसके लिए तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं होते उसके लिए। और बाकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और आपके सवाल अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच।